तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, कंटिन्यू करते हैं। तो लगातार हम आपकी वीडियो बनाते जा रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम अभी अभी कुछ कॉलेजों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, कुछ कॉलेजों का भी एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट है। यह वीडियो खास उनके लिए है जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी की क्लास है यह। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी की क्लास है। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की हिंदी क्लास है। इस वीडियो में हिंदी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको आंसर क्वेश्चन विथ आंसर बताया जा रहा है। तो क्लास को लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह क्या है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम पूरा नहीं बताएंगे, बस हम क्वेश्चन को आपको पढ़ कर सुनाएंगे, आंसर आपको खुद देखना है। तो प्रश्न कैसे आपको दिया रहेगा, या तो आपको यहाँ पर देवी वह वल्लरी जो झरने के समीप, या तो देवी वह वल्लरी जो झरने यहाँ तक दिया रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ का दिएगा चढ़ने का अवलंबन बन गई। इस तरह से इतना दिया रहेगा, बीच में डैश डैश रहेगा। तो आपसे बोला जाएगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि प्रस्तुत अवतरण हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। ऐसे लिखेंगे संदर्भ, सब में लिखेंगे ऐसे ही, मतलब यही नाम नहीं लिखेंगे, जो जिसका कहानी रहेगा, जो जिसका लिखा हुआ रहेगा उसी का नाम लिखेंगे, यानी किस लेखक ने लिखा है और किस कहाँ से लिया गया है, ऐसे लिखेंगे। बट ये जो प्रस्तुत अवतरण हिंदी के प्रसिद्ध यहाँ तक सब में रहेगा, बट यहाँ से चेंज रहेगा। और जो प्रसंग है क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, यानी कि इस जो लिखा गया है यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है। यह कथन खंडधारिणी का ध्रुव स्वामिनी के प्रति खड़कधारिणी चंद्रगुप्त के विषय में चर्चा चलाकर ध्रुव स्वामिनी के मनोभावों को जानना चाहती है, यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताया गया है और ध्रुव स्वामिनी के बारे में भी बताया गया है। ऐसे मतलब उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। व्याख्या संदर्भ में थोड़ा सा ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मतलब 2-4 लाइन संदर्भ में लिख देंगे, फिर व्याख्या में आपको पूरा लिखना है, यानी कि पूरा आप जिस उसके बारे में जितना भी जानते हो उस लाइन के बारे में आपको व्याख्या में पूरा करना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में आपको विशेष, यानी कि उसमें क्या क्या विशेषता थी। यहाँ पर खड़कधारिणी के कथन में उत्साह और आशा थी, यानी उत्साह और आशा का वर्णन किया गया है। और दूसरा यहाँ पर प्रसाद जी का कवि के रूप में मुखरित हो उठा है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निर्जल मंधप कलीब ओह तो दिया रहेगा, फिर उसके बाद क्या, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी, ऐसे दिया रहेगा। यहाँ पर निर्जल मंधप कलीप ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं ठहर कर, यानी रक्षक नहीं ठहर कर नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझे रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मा समान ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। तो संदर्भ और प्रसंग देखिए एक में दिया है। प्रस्तुत गद्यांश ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। इसमें ध्रुव स्वामिनी ने कहा है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी क्योंकि वह निर्जीव प्राणी है नहीं है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति जल रही है। इस ज्योति के प्रज्वलित रहते उसका कोई बाल बाकान नहीं कर सकता है। ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और व्याख्या भी यहाँ पर देख लीजिए, ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त को निर्जल मंदप कलीब कहते हुए कहते हैं कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब राजा ही उसका रक्षा करने में असमर्थ है तो फिर मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसका व्याख्या संदर्भ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण, डैश 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 दिया रहेगा, फिर यहाँ पर अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी, फिर उसके बाद वही ध्रुव स्वामिनी का ही है। संदर्भ में प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। अब इसको लिखिएगा और इसको एक बार वीडियो को अपने शेयर कर दीजिए हमारे। यहाँ पर देखिए इसका व्याख्या यहाँ पर बहुत बड़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते,
मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनना पड़ता है। जीवन का प्रारंभिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है आपको, क्या है क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का क्वेश्चन है। पद्य का क्वेश्चन अलग रहता है, गद्य का अलग रहता है। और जो संदर्भ प्रसंग इसमें भी करना रहता है, संदर्भ प्रसंग उसमें भी करना रहता है। तो यहाँ पर एक हमें सीख मिलने को, यानी कि एक बात सीखने को मिली है। कहाँ पर? यहाँ पर मकड़ी की तरह लटकने के लिए हमें अपने आप को ही जाला बुनना पड़ता है, यानी कि कामयाब होने के लिए अपने आप को क्या तड़पाना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यह लाइन बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटेड है। तो इस लाइन को ध्यान में रखिए। यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग देखिए दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी का ही है। इस तरह से संदर्भ और प्रसंग होगा, देख सकते हैं। तो इसमें विशेषता क्या थी कि इसमें दार्शनिकता का पुट मिलता है, भाषा संस्कृतिनिष्ठ है और शैली मुहावरे से युक्त है, तथा सामने आना यानी जाला बुनना, उदासीन होना आदि इसमें क्या है, मेन पॉइंट है। 26 नंबर देखिए यहाँ पर, प्रेम का नाम लो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, डैश डैश डैश, आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तो संदर्भ क्या है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक से, यानी कि द्वितीय लाइन से लिया गया है। प्रसंग क्या है कि इसमें जो आचार्य मिहिर देव सकराज को बहुत कुछ समझाते हैं, आचार्य मिहिर देव सकराज को बहुत कुछ समझाते हैं, किंतु वह उनका भी तिरस्कार करता है। अपमानित होकर वे कोमा को भी साथ लेकर सकराज की राज्य की सीमा के बाहर जाने को प्रस्तुत होते हैं। इसी समय नील लोहित रंग का धूमकेतु सकराज के दुर्ग की ओर भयानक संकेत करता है। सकराज अमंगल की आशंका को से भयभीत हो जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम, नहीं तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है। तो 27 नंबर है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि डैश 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 रहेगा, फिर कायरता अपने को कब छिपा सकेगी। ये भी ध्रुव स्वामिनी का है, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको पेपर देने में आसानी होगी। यहाँ पर नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। भाग्य तो सबके साथ होता है, धाय माँ ये नूपुर में पैरों में पड़े तो इनका भी डैश 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 जब मेरे पैर रुक जाते हैं। यहाँ पर इसका भी देखिए, यहाँ पर है, मैं कौन से बीच में बोलने वाली हूँ, इसका भी दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए यह प्रश्न क्या है, अलग है। यहाँ की यह प्रश्न जो है दीपदान धाय में, यदि किसी क्वेश्चन में आपको धाय में मिलता है तो समझ जाइए वह दीपदान एकांकी यानी एकांकी नामक पाठ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह भी दीपदान एकांकी नामक पाठ नहीं, हाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित है दीपदान एकांकी। यह भी क्वेश्चन है, आंधी में आग लपटें तेज होती हैं, डैश डैश डैश, सोना जैसी रावल की लकड़ियाँ लड़कियाँ नहीं। आगे आंधी में आग की लपटें भी तेज होती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। ये भी क्या है, ध्रुव दीपदान एकांकी द्वारा यानी एकांकी से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पन्ना धाय की कहानी बहुत ही अच्छी है, और पढ़ेंगे तो आपको आँखों में लालिमा आ जाएगी। तो नेक्स्ट है, तुम्हारे अंगूठे के रक्त की धार बह रही है, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी डैश डैश डैश, कैसा सुंदर और भोला मुख। तो यहाँ पर इसका प्रसंग दिया गया है, इसका व्याख्या दिया गया है, आप इसे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे दिया गया है हमारा, देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको इसके बीच का समझना है अपने से कि यह किस पार्ट से लिया गया है। तो यहाँ पर दुनिया का व्यवहार डैश 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 में पली होती है। संदर्भ देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत अवतरण उपेंद्र नाथ अक्ष द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी से उद्गित है। इन पंक्तियों में प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में अपने बच्चे को निरंतर गिरती हुई हालत में उद्गिन रोशन अपने मित्र को पास रहने को कहता है और बताता है कि यह घर इस बच्चे के लिए वीरान है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, बहुत अच्छा था। चलिए आगे दिया गया है कि दुनिया जहान का यह नियम डैश डैश बच्चा भी होने वाला है। संदर्भ क्या है, यानी इसके पहले जो लिखा था वैसे ही होगा, यानी कि यह भी सुरेंद्र यह भी किसके द्वारा लिखी गया है, यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आप,
उपेंद्रनाथ अक्ष द्वारा लक्ष्मी का स्वागत नामक पाठ से लिया गया है। यह भी उपेंद्रनाथ अक्ष द्वारा लिखित लक्ष्मी के पाठ नामक से लिया गया है। यहाँ पर प्रसंग देखिए, यहाँ पर इसका दिया गया है प्रसंग, एक बार देखिए। अच्छा, वही प्रसंग है, सेम, थोड़ा सा चेंज है। नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इस अभागे डैश 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 याद दिलावे। संदर्भ यहाँ पर दिया है प्रस्तुत गदावतरण भारतेंदु यह देखिए अलग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित भारत उन्नति कैसे हो सकती, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ पर दिया गया है। निबंध से अवतरित है, प्रसंग यहाँ पर दिया गया है और व्याख्या नीचे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है कि सब उन्नतियों से डैश डैश भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसका क्या है प्रसंग। प्रस्तुत गदावतरण के लेखक में सभी प्रकार की उन्नति से भूल में धर्म इस तथ्य को प्रकट किया है। यहाँ पर संदर्भ इसके पहले वाला नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। नीचे देखिए दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, फिर डैश डैश ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यानी यह पाठ जो है क्या, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सच्ची मित्रता का गुणागान किया गया है। यानी कि यह यदि आपको आता है क्वेश्चन में तो यह कर लेंगे, मित्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 36 नंबर देखिए, यहाँ पे मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि डैश डैश डैश, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि किसी प्रकार का धोखा न होगा। इसका प्रसंग संदर्भ यहाँ पर दिया गया है कि संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नीचे दिया गया है कि इस अवतरण में यह प्रकाश डाला गया है कि एक सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हिंदी की बहुत ही अच्छी क्लास है, एक बार क्लास को लीजिए और वीडियो को, यदि आपको वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कुसंग का जबर बहुत भयानक होता है, यहाँ पर दिया गया है कुसंग का जबर बहुत भयानक होता है, डैश डैश डैश, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यह भी क्या है, मित्रता पाठ से लिया गया है कुसंग का जबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आता भी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि भारतीय साहित्य में डैश 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 गरिमा एक पवित्रता है और सुकुमारता। यह जो लिया गया है प्रसंग, इसका क्या है, संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय साहित्य में गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता, यह क्या है, अशोक के फूल नामक कहानी या जो भी हो लेखन की उस हाँ, अशोक के फूल से उद्गित है। इसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो यहाँ पर कंदपि यद्यपि कामदेवता का कपालिक मत इसका गवाह है। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। यह भी नीचे भी प्रश्न है, एक बार इसको देखिएगा। चलिए हम आपको अब लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बताते हैं। तो हमारा गद्य का क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की विशेषताएं बताइए। लक्ष्मी का स्वागत और एकांकी की विशेषताएं बताना है। यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, आपको दिया है, इसको आप उत्तर को पढ़िएगा। हम प्रश्न बताते हैं। हाँ, ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो दिया गया है। तो कौन सा प्रश्न है, ये वाला दूसरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के प्रतिष्ठित अग्रवाल सेठ के परिवार में हुआ था। 9 सितंबर सन 1950 में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र नाम था उर्फ गिरिधर दास प्रतिभाशाली कवि तथा हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा के प्रचंड यानी प्रकांड पंडित थे। ठीक है, उन्हें विरासत में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो मृत्यु है वह 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया था। जनवरी 1885 में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनका भी इम्पोर्टेंट है। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। इनको भी टिक कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं।
यानी आप जो कक्षा 12, 10 में, 11 में, 9 में पढ़ चुके हैं वह इसमें भी देता है। तो अगला क्वेश्चन है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर इनका स्थान निर्धारित है। आप इसको यानी निबंधकार की दृष्टि से द्विवेदी जी का स्थान गौरवपूर्ण है। ठीक है, गौरवपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है क्वेश्चन, कुबेर नाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आंसर नहीं बताएंगे। आंसर इसमें लिखा गया है। तो जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ललित निबंधकार के रूप में कुबेर नाथ का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर इसका प्रश्न दिया गया है, उत्तर देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय लिखिए। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पकड़डीडा गांव में हुआ था। 14 जनवरी 1926 में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रसिद्ध नारायण मिश्र था। माता का नाम श्रीमती गौरी देवी था। और इनकी जो मृत्यु है, देखिए यहाँ पर दिया हो, दिख तो नहीं रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम समय को नहीं व्यस्त करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंधकार तो डॉक्टर विद्या मिश्र का ललित निबंधकार के रूप में मूल्यांकन कीजिए। नीचे दिया गया है, कैसे करना है सब दिया गया है, एक बार देखिएगा ज़रूर। तो कि ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। 11 सितंबर 1987 को इनका परलोकवास यानी कि स्वर्ग सिधार गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी। और नीचे भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। क्या अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, यहाँ पर नीचे दिया गया है, आपको देख सकते हैं। इनका यानी ये हिंदी साहित्य के लोकप्रिय लेखक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या पूछा है, सॉरी, अमृतलाल नागर के उपन्यास एवं कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। अमृतलाल, तो यहाँ पर इनके कहानी संग्रह और उपन्यासों के नाम हैं। थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। अमृतलाल नागर के अनेक उपन्यास एवं कहानी संग्रहों की रचना जो कि निम्न है। महाकाल 1947 और 1970 के भूख शीर्षक प्रकाशित बूंद और समुद्र 1956 यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप लिखेंगे, पूरा है, पूरा लिखिएगा। नीचे है, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र के वंश वृक्ष का परिचय दीजिए। प्रेमचंद्र, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र के वंश वृक्ष का परिचय देना है। ठीक है, उनकी तीसरी पीढ़ी में लाला गुरसहाय पटवारी होकर ऐसे से लमही आए। लाला टीकाराम के 2 पुत्र थे, लाला मनियार सिंह और लाला महाराज सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसकी फिक्र मत करिएगा, ज़्यादा नहीं, यही कोई आधे घंटे का होगा। क्या फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का मूल स्वर मानवतावाद है? वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक कथाकार है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, आप देखिएगा जरूर। आगे क्वेश्चन है, हरिशंकर परस्वामी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन अक्सर थोड़ा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, इसको भी तैयार करिए। आगे हम आते हैं, क्या है आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की समीक्षा कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के उपन्यास की समीक्षा करना है। उत्तर यहाँ पर दिया है, उनकी कथा वस्तु नीचे दिया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके पहले जो रानी लक्ष्मीबाई वाला था वो दीर्घ का था, यहाँ से यानी कि उस वहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। कहानी कला की दृष्टि से जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब की विवेचना कीजिए, या फिर कहानी कला के आधार स्तंभों के आधार पर पाजेब कहानी की विवेचना कीजिए। जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ यथार्थ और मनोविज्ञान से अधिक जुड़ी है, अपने शब्दों में सिद्ध करना है। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं और तीनों का आंसर सेम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर दिया है कि हिंदी कहानी को एक नया मोड़ देने वाले चिंतक कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार हमारे सामने आते हैं। आप सहयोग आंदोलन से प्रभावित रहें, गांधीवादी दर्शन और जैन दर्शन से आप प्रभावित थे। यानी कि ये जो कौन थे, जैनेन्द्र कुमार, ये क्या थे, गांधीवादी और जैन धर्म से यानी कि इनको मानते थे। इनका कथानक दिया गया है, यहाँ पर कथानक दिया गया है। थोड़ा देखिएगा जरूर, यहाँ पर पात्र एवं चरित्र चित्रण भी इनका दिया गया है। इसमें पात्र मुख्य रूप से पत्नी, पति, मुन्नी लड़की, बंसी नौकर, आशुतोष लड़का और बुआ, सबका चरित्र चित्रण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका बहुत बड़ा को देखिए दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं हम। तो पूरा PDF आपको दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए और पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, यह दीर्घ का है। रोज यानी गैंग्रीन शीर्षक कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन के वेराइटीज हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, किस तरह से किस भाषा में पूछे जा सकते हैं। तो कहानी के तत्वों के आधार पर रोज गैंग्रीन की समीक्षा कीजिए, या फिर रोज गैंग्रीन एक प्रभाववादी कहानी है, इस कथन की आलोचना कीजिए। रोज गैंग्रीन के आधार पर, या तो रोज पूछेगा या तो गैंग्रीन के आधार पर अज्ञेय की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, रोज गैंग्रीन की संकल्प तत्र निर्वाह किया गया है जिससे प्रभाव में तीव्रता यानी तेजी आई, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर गैंग्रीन एक प्रभाववादी कहानी है, इसकी सार्थक विवेचना कीजिए। तो इतने सारे प्रश्न हैं, सभी का आंसर सेम होगा। तो एक आंसर तैयार कर लेंगे, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसी का आंसर है, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा है तो रेस्ट ले लेकर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक, अभी हमने आपको ध्रुव स्वामिनी का बताया है लेखक, यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या वाला प्रश्न बताया है, उसमें ध्रुव स्वामिनी आया था। तो इसके लेखक कौन है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के कला के तत्वों को दृष्टि से सफल नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक प्रकार की नाटक है। तो नाटकीय तत्वों की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी का मूल्यांकन करना है। नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। नाटक के कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना है, सिद्ध कीजिए। नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। इतने सारे प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पर देख सकते हैं। या जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, नहीं हजारी प्रसाद नहीं, जयशंकर प्रसाद था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यदि कोई भी इसमें गड़बड़ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रसाद जी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है। यह दीर्घ का प्रश्न है, दीर्घ और लघु तैयार करते हैं तो बाकी के प्रश्न आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी का उत्तर है, बहुत बड़ा है। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, आगे प्रश्न नहीं है दोस्तों, वही था। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सभी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और टाटा बाय बाय।